Hello everyone, welcome to Economics Capsule. Let's start today's topic Law of Returns to Scale. आज Law of Returns to Scale पढ़ेंगे. इसके पहले assumptions देख लेते हैं. ये सारी situation होगी तो ही ये काम करेगा. सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग रन. ये जो लॉ है वो हमेशा लॉन्ग रन में ही काम करेगा. व्हेन ऑल द वेरिएबल्स आर चेंजेबल, यानी जितने भी वेरिएबल्स है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारा कुछ जो है वो चेंज होगा तो ही ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल काम करता है. दूसरा है कांस्टेंट टेक्नोलॉजिकल स्टेट. जो टेक्नोलॉजिकल स्टेट है या जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो सेम रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होता या इम्प्रूवमेंट नहीं होता. थर्ड वन इज़ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. इसका एक स्पेशल वीडियो बनेगा. फ़िलहाल आप ऐसा समझ लीजिए कि इसमें कंज्यूमर्स को पता रहता है कि प्रोडक्ट का कितना दाम है, मार्केट में जो भी प्राइस है वो सब जगह सेम रहता है. थर्ड इज़ आउटपुट मेजर्ड इन फिजिकल टर्म्स. आउटपुट जो है वो हमेशा केजी में, लीटर में, जिस भी तरह का प्रोडक्ट है वो उसमें मेजर होगा. लेट्स सी द स्टेटमेंट. It refers to the changes in output as all factors change by the same proportion. Factors का मतलब है यहाँ इनपुट से. इनपुट में लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है और कई तरह के इनपुट होते हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह. वो सारा कुछ अगर एक प्रोपोर्शन में चेंज होता है तो आउटपुट भी उसी हिसाब से चेंज होता है. इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको समझ लेना है तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा. वो ये है कि अगर इनपुट होता है तो ही आउटपुट होता है. प्रोडक्शन का जो मेन होता है, जो हमने पहले भी प्रोडक्शन फंक्शन में किया है, वो क्या होता है कि जब भी आप इनपुट लगाते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं तो फिर आपको एक रिज़ल्ट मिलता है जो आउटपुट होता है. ठीक है, रॉ मटेरियल को लेते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं, फिर होता है आपका आउटपुट. तो यहाँ पर क्या है, पहले से प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, बढ़ाते हैं इनपुट को, ये तो बिल्कुल साफ सा बात है कि बढ़ाया ही जाएगा, घटाते नहीं है जनरली इनपुट. जब भी प्रोडक्शन बढ़ाना ही होता है हमेशा प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि दे मेनली एम एट प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन. सेल्स उनका ज़्यादा होना चाहिए, उनके पैसे ज़्यादा बनने चाहिए, तो वो प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ये बताता है कि अगर आप इनपुट को सेम प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से आउटपुट भी चेंज होगा. इसके टाइप्स देख लेते हैं. पहला है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ये क्या है? इंक्रीज इन इनपुट बाय सेम प्रोपोर्शन रिजल्ट्स इन हायर इंक्रीज इन आउटपुट. यानी जिस प्रोपोर्शन में या जिस इस्पात में आप इनपुट बढ़ाएंगे उससे ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा. ये होता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. ये जनरली स्टार्टिंग में होता है, जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तभी ये होता है. पहला एग्जांपल देख लेते हैं. मान लीजिए P1 जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन है एंड इट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एल एंड एक्स के. यहाँ पे एल और के जो है वो लेबर है और कैपिटल है, और एक्स जो है वो है अमाउंट बाय विच लेबर एंड कैपिटल इज़ इंक्रीजिंग. ये एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 16, 60, कुछ भी आप मान सकते हैं. तो ये नया प्रोडक्शन फंक्शन है. और अगर आप उसको पुराने प्रोडक्शन फंक्शन से अगर रेशियो करेंगे तो वो हमेशा जो होगा एक्स से ज़्यादा होगा. यानी जो आउटपुट है, चेंज इन आउटपुट है, वो हमेशा चेंज इन इनपुट से ज़्यादा होगा. ये कब होगा? जब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई होता है. अगर आपको इससे क्लियर नहीं है तो हम एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जिससे आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है. लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में अगर आप लेबर और कैपिटल को 30% तक यानी 30% अगर इंक्रीज करते हैं, देन इट गिव्स यू और इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन अप्रॉक्सीमेटली 45%. ये बिल्कुल भी वेग, बिल्कुल भी जो एग्जाम्पल है वो रियल नहीं है. ये कुछ भी हो सकता है, बस ये 30% से ज़्यादा होगा. 30% अगर इंक्रीज हो रहा है लेबर और कैपिटल तो आउटपुट जो है वो 30% से ज़्यादा होगा. यही बताता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है, लेट्स सी द डायग्राम. ये डायग्राम है. इसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए ये पॉजिटिव कर्व होगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है. यानी व्हेन इनपुट इंक्रीजेज आउटपुट विल आल्सो इंक्रीज. इसीलिए ये राइटवर्ड, देखिए ये राइट के तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है, इसीलिए ये पॉजिटिव कर्व है.
इस तरफ जो है वो इनपुट है यानी लेबर एंड कैपिटल, और इस तरफ आउटपुट है। सबसे पहले L1 था, L1 से L2 तक आया है लेबर और कैपिटल मिला के, और ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट हुआ है और आउटपुट में इससे ज़्यादा चेंज आया है। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को बनाना चाहेंगे एक बार में चाहते हैं, तो आप अगर ये बात याद रखेंगे कि दिस कर्व इज़ लेस इलास्टिक, यहाँ पे आई विल राइट दिस वन, लेस इलास्टिक, तो आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, इसके रीजंस क्या क्या हैं, क्यों ऐसा होता है कि थोड़ा सा इनपुट लगाने पे ही ज़्यादा आउटपुट आता है। सबसे पहला है डिवीजन। डिवीजन अगर अच्छे तरीके से किया गया हो लेबर्स का, ठीक है, हर एक जगह का एक सेक्शन दिया गया हो, किसी एक प्रोडक्शन प्रोसेस को एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड लेबर के द्वारा करवाया जाता है, तो उसमें प्रोडक्शन जो है अच्छे होने के चांसेस होते हैं। तो पहला दूसरा पॉइंट यहाँ कवर हो गया हमारा, डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन। थर्ड इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अभी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में और इकोनॉमीज़ क्या होती है और डिस इकोनॉमीज़ क्या होती है, इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगी। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इन इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की वजह से जो है वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन होता है और प्रोडक्शन में और बढ़ोतरी होती है। ठीक है, फोर्थ इज़ इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल, यानी ज़्यादा बड़ा स्केल पर प्रोडक्शन होता है और सारा ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाता है लेबर्स का और कैपिटल का, यानी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उस चीज़ में, सपोज़ यू आर राइटिंग, ठीक है, आपका जो हैंड राइटिंग है सपोज़ अच्छा नहीं था, आप जब लिखने का प्रैक्टिस करते हैं, लिखते लिखते आपकी हैंड राइटिंग में सुधार होता है, आपको आदत हो जाती है, आपकी स्पीड भी बढ़ती है। किसी भी काम को प्रैक्टिस करने से वो और अच्छा होता है। फिफ्थ वन इज़ डायमेंशन कॉन्सेप्ट। हाँ, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। जब भी लेंथ बढ़ता है और ब्रेथ बढ़ता है, तो एरिया जो है वो उसके प्रोपोर्शन में ज़्यादा बढ़ता है। लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो होता है उसका फॉर्मूला। सपोज़ लेंथ और ब्रेथ जो है वो 10 है और 5 है, लेंथ 10 है और ब्रेथ 5 है, तो एरिया कितना होगा, 10 इंटू 5 इज़ 15। अगर इसको डबल कर दिया जाए तो लेबर कितना हो गया 20 और ब्रेथ हो गया 10, एरिया कितना होगा 20 इंटू 10 इट इज़ इक्वल टू 200, विच इज़ मोर दैन डबल, है ना। अभी देखो सिर्फ लेबर और जो ये है कैपिटल है वो डबल हुए, लेकिन जब एरिया निकाला गया तो उससे वो ज़्यादा डबल है। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज़ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर या स्पेशल नोट्स ये है ना, मार्शल इन्होंने कहा था कि इसमें इनका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। किसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। मार्शल रेफर्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स एज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड कैपिटल विथ एक्सपैंडिंग आउटपुट स्केल एंड एम्प्लॉयमेंट फैक्टर यूनिट। यानी ये प्रोडक्शन प्रोसेस में जब स्टार्ट होता है, इसके कारण जो है एफिशिएंसी बढ़ जाता है। सेम चीज़ है, जो प्रैक्टिस करते हैं हम किसी भी काम को करने के लिए और अगर उसको लगातार करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इन मार्शल्स वर्ड, अभी उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा था, आपको अगर बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए ना तो ये आपके लिए बहुत की पॉइंट है। अगर आप इसको बिल्कुल रट लेते हैं, अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो भी आपको ज़रूर मार्क्स मिलेगा, पर जब भी कोई चीज़ किसी के वर्ड्स में लिखा जाता है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, और इसीलिए ये मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया है। एन इंक्रीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल लीड्स generally to improved organization which increases the efficiency of the work of labor and capital. Therefore, an increase of labor and capital generally gives a return which increases more than in proportion. सब कुछ मिला के बात वही है कि जब भी आप इनपुट किसी सेम प्रोपोर्शन में, ये याद रखिएगा कि ये सेम प्रोपोर्शन में ही बढ़ाया जाता है लेबर और कैपिटल को। यहाँ पर हम लेबर और कैपिटल को ही लेते हैं जनरली, और इसके वजह से क्या होता है, उससे ज़्यादा जिस भी लेवल पे हम लेबर और कैपिटल को बढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा ही बढ़ोतरी होगी आपके आउटपुट में। सो दिस इज़ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इसके दो और टाइप हैं, तो ये मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।